साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस द्वारा सन 2021 में जो भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और कैसे उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 21 में करीब 21 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए उनको जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। याद रखिए क्या पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो मौलिक कर्तव्य है जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, जो आपके मौलिक कर्तव्य है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया कहाँ से, सोवियत रूस से। जो पहले इसमें का जिसमें रशिया है, जो पहले आपका सोवियत रूस था, वहां से लिया गया है। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है उसको 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका भाग 4 में है। कौन से में है, भाग 4 में। और उसमें भाग 4 में भी कौन सा, भाग 4 क या भाग 4 ए बोल सकते हैं, उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 क। क्या हो जाएगा, 51 क। ए लिख रहा हूँ बार बार, क लिख लिया देखिए, 51 क। ठीक है, देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ये रशिया से लिया गया, मतलब सोवियत रशिया से लिया गया है। 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। ठीक है, ये जोड़ा कहाँ गया है, भाग 4 क में जोड़ा गया है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 क में जोड़ा गया। ठीक, चलिए। अब उसके बाद कहा जा रहा है इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये बिल्कुल है, सबके अंदर होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल होना चाहिए। और भारतीय संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, बिल्कुल ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि सब हमें करना ही चाहिए। बट आम चुनाव में मतदान, ये बताइए जो भी इंसान है कुछ 18 साल से ऊपर को पता होगा मतदान कर सकते हैं। बट कहाँ सभी लोग मतदान करते हैं, आप देखते हैं मतदान का प्रतिशत कितना होता है, कभी 60 होता है, कभी 65 होता है। तो ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कि हमें करना ही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हमारा है ये हमारा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए इसको मैं देखना है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल सही बात है, आपको पता होगा जब भी कोई नई लोकसभा गठित होती है या जो नया निर्वाचन होता है उसके पश्चात जो भी सत्र बैठता है उसके पहले सत्र में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, संबोधित करते हैं। इसके साथ साथ वो संयुक्त बैठकों को भी संबोधित करता है। अब बोला जा रहा है सेकंड इसका है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में बिल्कुल सूचित करता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप राष्ट्रपति बुलाएंगे, इवन हम लोग अपने घर पर बुलाते हैं किसी को तो हम बताते हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया है। इसी तरह राष्ट्रपति है, जब वो अभिभाषण करते हैं संसद में तो बताएंगे तो क्यों बुलाया है उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही, सॉरी 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन कौन सा सही, सी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अच्छी बात है, चलिए। पहला कह रहा है हमारा, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल नहीं भाई, याद रखिए जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, केवल लोकसभा के प्रति। केवल किसके प्रति राज्य होती है, वो सामूहिक उत्तरदायी उसकी होती है लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, आप किसी भी सदन के हो सकते हैं। आप मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आर सही, मतलब ए गलत आर सही, ए गलत है आर सही। हाँ, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा आर्टिकल 75 कहता है मंत्रिपरिषद के बारे में, वो ये कहता है कि जो आपका मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। चलिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, आपको पता होगा जो मौलिक अधिकार है वो हमें कहाँ से लिए गए, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। दूसरा राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब ये जो डीपीएसपी है ये भी बिल्कुल सही है, हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये आपातकाल नहीं है, आपातकालीन है। जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये भी जर्मनी से ली गई हैं। हाँ, बट ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां होती है, अपशिष्ट शक्तियां भी, अवशिष्ट होता है। जो केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां होती है हमने कनाडा से लिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, कनाडा होना चाहिए, क्योंकि कनाडा से हमने बहुत सी चीजें ली हैं। ठीक है, यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय के जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है,
तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे सही, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो पहली बात याद रखिएगा कि भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं ये वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये कह सकते हैं कि एक आदत, या कह सकते हैं कि एक वर्ड याद आ रहा है, एक आदत समझ जाइए। चलिए अब शून्यकाल का मतलब होता क्या है। शून्यकाल का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रश्न होता है, ठीक है, प्रश्नकाल से ठीक पहले क्या है, ठीक है, प्रश्नकाल से ठीक पश्चात का जो काल होता है, मतलब 12 बजे के बाद का जो काल होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। घंटे का लगभग होता है शून्यकाल। होता यह है कि जिन भी सांसदों को या माननीय सदस्यों को अपना प्रश्न पूछना होता है, वो सभापति को 10 बजे से पहले, उसी दिन 10 बजे से पहले अपने किसी नोटिस के माध्यम से या अपने प्रतिवेदन के माध्यम से वो उनको सूचित करते हैं कि श्रीमान जी या सभापति जी, मुझे ये आज प्रश्न पूछना है। इसके बाद वो 12 बजे बाद प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यकाल। तो याद रखिएगा प्रश्नकाल के ठीक बाद के पश्चात का काल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ठीक है, मतलब कौन सा आकस्मिक निधि से संबंधित है। आपको पता होगा कि जो आपका आकस्मिक निधि से संबंधित है वो कौन सा हमारा है, 267। देखिए जो 266 से में कंफ्यूज नहीं होना है, जो 266 संचित निधि है, कौन सा है, संचित निधि। ये बहुत बार पूछा गया है कि संचित निधि कौन सा अनुच्छेद में है, तो 266 में है। बट पूछा क्या गया हमसे, आकस्मिक निधि। जो आकस्मिक निधि होता है, जो आकस्मिक समय में संसद इसको यूज कर सकती है, वो कौन से में है, 267 या 267 में। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष। हाँ, तीनों के तीनों ही है। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल याद होगा तो पता होगा कि तीनों के तीनों ही है, बट हमारा संघीय क्या है, नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सारे के सारे हैं। बट जो संघीय शब्द है, फेडरल शब्द, ये हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। पंचायती राज्य पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए कि मतलब ये जो समितियां बनी थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए, मैंने आपसे बोला हमेशा पंचायती राज से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये कब कब आई है। चलिए ठीक है, अब आपको पता होगा जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, मान लो आपको नहीं आता फिर भी ये तो पता होना चाहिए। जो बी आर मेहता समिति, जो सबसे पहले समिति बनी थी बी आर मेहता की, बलवंत राय मेहता समिति, ये कब बनी थी, 1957 में, 1957 में। इससे पहले कोई समिति इसमें पंचायती राज के लिए नहीं बनी है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन किसमें किसमें, तो देख रहे हैं आपका जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें पहले इसमें पहले, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब इन्हीं दोनों में हमें देखना चाहिए। अब आपको पता होगा जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। किसने की थी, बलवंत राय मेहता साहब ने क्या बोला था, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता साहब ने की थी। कब की थी, 1957 में। ठीक है, अब इसके बाद जो ठीक समिति आई थी वो भी मेहता मेहता याद रखिएगा। उसके बाद कब आई थी, ठीक इसके 20 साल बाद, 20 साल बाद मतलब क्या, 1977 में कौन सी समिति आई थी हमारी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति क्या थी भाई, दो स्तरीय रखी है। यहाँ तीन था, इन्होंने क्या 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 दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था रखी है। दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात किसने की थी, अशोक मेहता साहब ने की थी, याद रखिएगा। जैसे शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लिखते हैं ना बी आर मेहता, बी आर मेहता, इसमें 3 बार आ गया तो याद रखिए बी आर मेहता, बी आर मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता, 3 वर्ड आ गया, समझिए त्रिस्तरीय पंचायती की बात करेंगे। अशोक मेहता, केवल दो ही याद रखिए। ठीक है, एक तरह से याद करने का। तो हम बात करेंगे द्विस्तरीय। इन दोनों पहले देखते हैं। तो मतलब 3 के बाद 2 किस में आ रहा है, अच्छा अभी अलमन सिंह सब है। ठीक है, चलिए अशोक राय मेहता समिति। ठीक है, जो अशोक मेहता समिति कब है, ये हमारी 77 में आई है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम जो एम एल एलम सॉरी हाँ, जो एल एम सिंघवी समिति है ये कब आई थी, 85 में आई थी। कब आई थी, 1985 में आई थी। और इसने बोला था कि भैया जिलों में एक इकाई बनाई जाए पंचायतों के लिए। ठीक है, और जो आपकी जीविका राय समिति आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1986 में आई थी। कब आई थी, 1986 में आई थी, वो क्या कहते हैं, राजीव गांधी जी के समय में। और जो आपकी जीविका राय समिति थी, इसी ने बोला था कि जो पंचायतें हैं उनको आप संवैधानिक दर्जा प्रदान करिए। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संतुति की थी या सिफारिश की थी, तो कौन सी, जीविका राय समिति। तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको बैलेंस कर ले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा तीन, तीन के इन दोनों में। ठीक है, अब 3 के बाद 57 के बाद क्या है, 87, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, फिर 4,
3 के बाद 1, फिर आपका 4 4 4 4 4 4 4, जीवी के राव। अगर ऑप्शन में थोड़ा गलत लिख दिया है बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आप कर लेंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं हम 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, पहले हमारा कौन सा है, बी आर मेहता, ठीक है। फिर 1 अशोक, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसी को आप लगा के निकाल लेंगे, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं, हो सकता है मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है इसमें कौन सा हमारा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए नगरपालिका तक कार्यपालिका में पृथक्करण सही नहीं है, बताना हमें, बिल्कुल सही बात है। जो नगरपालिका, सॉरी नगरपालिका बोल रहा हूँ, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो पृथक्करण है कि भाई आप अपना काम करिए, ये किसमें, अनुच्छेद 50 में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है हमारा, आर्टिकल 46 में, ये सारा आपके डीपीएसपी में ही है, ठीक है, ये भी सही है आपका। फिर से कह रहा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, नहीं ये आपका 42 में नहीं है, ठीक है। ये जो आपका सहकारी समिति है 43 बी में है, किसमें है ये, 43 बी में, ये ऑप्शन हमारा गलत है। याद रखिएगा सहकारी समिति बहुत बार अभी न्यूज में था, क्योंकि उस समय जब ये परीक्षा हुई थी उसके बाद ही आपका जो एक सहकारी समिति एक मंत्रालय बना था, जिसके जो अध्यक्ष हमारे क्या नाम है इसमें, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे, तो इसी को याद रखिए, इसीलिए क्वेश्चन ये बना था, ठीक है। तो क्या है 43 बी में है, जो सहकारी समितियों का संवर्धन है किसमें, 43 बी में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ग्राम पंचायतों का गठन और से उन्हें स्वायत्त, मतलब उन्हें स्वायत्ता प्रदान करना, ठीक है, और इकाइयों के रूप में शासन की, बिल्कुल सही है। जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो कौन से, आर्टिकल 40 में, ये सारे के सारे सही है, हमारा ऑप्शन क्या है, बी गलत है। ये बहुत बार पूछा था, जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो कौन सा, आर्टिकल 40 में है, ठीक है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण कौन सा है, ये आर्टिकल 50 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान संशोधन जीएसटी, अच्छा, वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, मतलब किसमें आवश्यक प्रावधान मिलता है। आपको पता है जो जीएसटी था कौन से में था, 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी बहुत ही फेमस है, 2016 में हुआ था। जीएसटी संविधान संशोधन कब हुआ था, वस्तु एवं सेवा का संशोधन हुआ था 2016 में, ठीक है, जीएसटी। चलिए अब 100 वाला, जब अगर कोई पूछे, बस 100 पूछता नहीं, जो 100 वाला है वो भारत और बांग्लादेश में कुछ एरियाज को लेके, कुछ हमने बांग्लादेश का ले लिया, उन्होंने हमारा ले लिया, मतलब आदान प्रदान हुआ था, वो बांग्लादेश के लिए। जो 102वां संविधान संशोधन है इसके थ्रू आर्टिकल 338, 338 ख में, 338 ख के थ्रू जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है, इसमें क्या है, पिछड़ा वर्ग भी पूछा गया है, आयोग का गठन कौन सा है, 102 में 103 में क्या है, 103 में आपका जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर, उनको जो 10% आरक्षण प्रदान किया गया, वो कौन से संशोधन में है, 103वें संशोधन में है, ठीक है। और जो 104वां है, ये एस टी एस सी, जो एस टी एस सी को 10 साल के लिए और आरक्षण बढ़ा दिया गया 2030 तक के लिए, ठीक है, उसके बारे में आपका 104वां संविधान संशोधन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ज़्यादा याद क्या रखना है आपका, ये ज़्यादा आपके लिए जरूरी है आपका 103 वाला जो कि ईडब्ल्यूएस से है, और 101 वाला जो कि जीएसटी से, 102 वाला जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। देखिए अब उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के जब कार्यों का विस्तार करना होगा, तो भाई प्रधानमंत्री इसमें कोई रोल ही नहीं है, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, भाई कोई मतलब ही नहीं है इस ऑप्शन का, ये भी नहीं है, तो मतलब कौन करेगा ये, हम काम हमारा कौन करेगा, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, क्योंकि मैं मान लीजिए कि हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो पीसीएस की वैकेंसी निकालता है, अब उससे कोई और स्पेशल वैकेंसी भी निकालना हो या उससे और भी काम करवाना हो, हमें ये कहना कि भैया जो हमारे डिग्री कॉलेज की वैकेंसी वो भी आप ही निकालिए, तो कौन उसको आदेश दे सकता है, तो विधानमंडल ही देगा ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सही है, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, देखिए 2022 में भी क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन तो आपको पता होगा। जो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति होती है वो क्या करती है, वो कैग जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसके प्रतिवेदनों की क्या करती है, समीक्षा करती है, इसको याद रखिएगा। और ये जो लोक लेखा समिति है, समिति होगा ये, जो हमारी लोक लेखा समिति है वो सबसे बड़ी या सबसे पुरानी समिति होती है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। उस 22 में से भी क्या 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और जो आपके 7 सदस्य होते हैं वो किससे होते हैं, राज्यसभा से, किससे होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, और इसमें इस समिति का अध्यक्ष होता है, उसका निर्धारण कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार किया तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, मतलब कौन सा कब बना था, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह लॉजिक लगा, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको पता ये होगा कि जो हमारा
इन सब में जो सबसे नया राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। तो कब बनाया? 2014 में। तो ये समझ जाइए कि जो सेकंड ऑप्शन होगा सबसे लास्ट में होगा, इसमें चौथा ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक है। मान लिया आपको कुछ नहीं आता, इसी में से किसी में एक आप लगा देते हैं, भाई कुछ तो सही होने की संभावना है आपकी। चलिए, तो अब ये सेकंड सेकंड हो गया। अब देखिए इन दोनों में देख रहे हैं आप कि जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे पहले है, तो मतलब हरियाणा सबसे पहले आ जाएगा। हरियाणा सबसे पहले आ गया, मतलब ये दोनों तो कॉमन हो गए। अब इन दोनों में ये दिमाग लगाना है कि पहले हमारा कौन आया है, मतलब पहले ये गोवा आया है कि पहले झारखंड, सॉरी हाँ, पहले गोवा आया पहले झारखंड आया। तो बच्चों की तरह लॉजिक लगाया, अरे भाई झारखंड तुम्हारा कब बना है? सन 2000 में बना है ना। सन 2000 में 3 राज्य निकले हुए हैं, एक आपका छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, और बिहार से आपका झारखंड। तो बच्चा हमारा क्या? गोवा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है, तो आपको पता होगा जो आपका संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन जो कि आपका राजीव गांधी जी ने किया मतलब करवाया था, वो कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में, जब उन्हें लगा कि मतलब मतदान मतलब मतदाताओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने संविधान संशोधन करके जो आपका आयु है 21 वर्ष से, उसको क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया कि कोई भी इस उम्र का इंसान मतदान कर सकता है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश द्वारा भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? अंतर्राज्यीय है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा जो जो आपका केंद्र राज्य संबंध हो गया या अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की जा रही है, कौन सा करेगा? सरकारीय आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग करेगा? सरकारीय आयोग, जो कि कब बना था? जो कि 1988 में बना था। कब उसका गठन किया गया था? 1988 में। चीफ जस्टिस थे एस आर सरकारिया, ऐसे कुछ नाम है इनका। ठीक है, एस आर सरकारिया साहब ने। ठीक है, और उसके बाद जो आपका संविधान का अनुच्छेद 263, कौन सा अनुच्छेद है? 263, 263, संविधान के 263 अनुच्छेद के थ्रू आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका गठन किस आयोग के आधार पर किया गया था? सरकारी आयोग के गठन आधार पर किया गया था। कब किया गया था? 1988 में किया गया था। और ये किस अनुच्छेद के थ्रू बनाया गया है? तो संविधान के 263 अनुच्छेद के थ्रू। ठीक है, 263 अनुच्छेद के थ्रू कौन बनाया गया आपका? तो आप कह सकते हैं कि हमारा अंतर्राज्यीय परिषद। क्या किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? मुझे भी नहीं याद है, बट करना तो पड़ेगा ही। जो आपका सिविल सेवाओं में सुरक्षा हेतु जो पीसी होता समिति है, जो सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को अच्छी तरह पता होगा, वो आपका 2004 में किया गया था। ठीक है, ये आपके यूपीएससी के पहले के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने एक समिति गठन किया था और उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दी थी इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखिए बनाना तो बड़ा आसान है और हटाना और भी मुश्किल है। ठीक है, तो जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा, जैसे इसमें हमारे यहाँ यूपी पीसीएस में कौन है? आपको पता होगा श्रीनेत साहब है, संजय श्रीनेत जी हैं। तो अगर उन्हें हटाना हुआ, मैं मतलब हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें हटाने के लिए सोचे मुख्यमंत्री हटा ले या फिर राज्यपाल साहब हटा ले, कोई नहीं हटा सकता। उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उच्चतम न्यायालय से उनकी जांच करानी पड़ेगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से जांच होगी और जांच के बाद कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। हाँ लगा तो, हाँ देखिए राज्यपाल नहीं है, सॉरी राज्यपाल लिखा हुआ। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। मतलब इसलिए ये बिल्कुल ही जो आयोग के अध्यक्ष थे बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए किसी भी राज्य सेवा आयोग के लिए है ये। और लोक सेवा आयोग जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है दिल्ली वाला, उसके लिए भी यही प्रावधान है कि पहले उच्चतम न्यायालय की जांच होगी, भैया क्यों उनको हटाना चाहते हैं, क्या क्या इनमें दिक्कतें आई हैं, और उनके प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए तथ्यों को देखना में। पहला कह रहा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। बिल्कुल सही बात, आपने रट्टा मार रखा होगा कि जो भारत के पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपके सुकुमार सेन साहब थे। ठीक है, फिर कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये दोनों ही सही है। ठीक है, जो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो कौन थी? हमारी रमा देवी जी थी। मतलब दोनों सही है, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है? सही है। ठीक है, इस समय कौन है? इस समय जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सर है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो याद रखिएगा ये कोई पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। अधिकतम लोग लगाएंगे अम्बेडकर साहब को, बट नहीं, बट अम्बेडकर साहब नहीं है। इसलिए बोला था आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने। किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने। आपको इनके बारे में आपको पता होगा, ये महान शिक्षाविद थे। और इन्हीं की जो बर्थडे होता है 5 सितंबर, उसी को क्या मनाते हैं हम? अपना शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक
राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। देखिए नहीं किया जा सकता, आपको पता होगा जो धन विधेयक है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आपको पता होगा, धन विधेयक है, इसमें हमारा राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का काम केवल ये है कि भाई लोकसभा ने उसको पारित कर भेज दिया, और ये अगर कुछ उसमें संशोधन करने हैं तो अपने सुझाव दे सकते हैं लोकसभा को कि भैया लीजिए इसको करिए, बट उसको ये सुझाव दे सकते हैं, उसमें ये परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, और वो भी अगर नहीं कुछ करना है तो भी इन्हें 14 दिन में वापस करना ही होता है कि भैया हमारे मन का नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं वापस करते तो भी उसको मान लिया जाता है कि उन्होंने उस प्रतिवेदन को मान लिया है। तो कौन सा, धन विधेयक है, धन विधेयक में राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 20वां क्वेश्चन, सॉरी गलती हो गई, 21वां क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। अच्छा, अब देखिए, अब हमको इसको पूरा व्यवस्थित करना। आपको पता होगा जब आपका गोलकनाथ विवाद था और पंजाब सरकार था, गोलकनाथ विवाद पंजाब सरकार, ये कब हुआ था? 1967 में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, याद रखिएगा। जो केशवानंद भारती है तो बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर की तरह याद रखिएगा कब है, क्योंकि इन्होंने टाइगर की तरह दहाड़ रखा था बिल्कुल 1973। और ये कब हुआ था? केरल राज्य, ये केरल राज्य से है और ये हमारा पंजाब राज्य से है। तो दो तो पता लग गया आपको, एक आपका 1967 में और एक आपका 1973 में। और इन दोनों में थोड़ा अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पहले भैया 24वां पहले हुआ होगा और 42वां बाद में हुआ होगा। सबसे पहले बाद वाला क्या है? 42वां संविधान सभा। ये कब हुआ था? 1976 में। 1976 में जब इमरजेंसी के टाइम पे किया था इंदिरा गांधी जी ने 1976 में। तो पहले देखिए कि लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है ये 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि देखिए 73 उससे पहले है। तो हमारा फोर्थ लास्ट में आना चाहिए। फोर्थ लास्ट किस में है? इन तीनों में। तो ये क्वेश्चन तो हटा ही दीजिए आप। सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले हमारा गोलकनाथ विवाद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आपका 24वां संविधान संशोधन था ये हमारा 1971 में किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। तो पहले गोलकनाथ साहब को पहले पहला ऑप्शन दिलाइए। तो गोलकनाथ साहब पहले इन दोनों में, तो ये भी हटा दीजिए। चलिए, अब इन दोनों में देखना हमारा कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, चलिए आपको पता होगा, आपको पहला पता लग गया, चौथा पता लग गया, मतलब दोनों में ही ये तो कॉमन हो गए। अब आपको देखना है कि केशवानंद भारती में और आपका 24वां संविधान संशोधन दोनों में कौन पहले आता है। आपको पता होगा जो 24वां संविधान संशोधन है 1971 में, तो ये पहले हो जाएगा हमारा, मतलब थर्ड। ये तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन इसमें एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब ये कि पहले हमारा गोलकनाथ विवाद हुआ, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ, फिर आपका केशवानंद भारती विवाद 1973, और लास्ट में हमारा क्या हुआ? ये 42वां संविधान संशोधन, जो कि एक मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान की रचना ही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हमें ये बताना है कि राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल बच्चों की तरह लॉजिक लगाइए, कुछ मत दिमाग लगाइए। आपको पता होगा इन सब में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपको पता होगा इन सब में जो सबसे छोटा राज्य कौन सा? पंजाब। तो सबसे कम सीटें भी वहीं पे होंगी, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे कम होगी। तो पंजाब का लगा दीजिए 7, मतलब डी का 2। तो डी का टू मतलब डी का 2 ये। तो ऑप्शन हमारे क्या बचा? ए और डी में बचा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये लगाइए कि जो ये सारे राज्य हैं इन सब में पॉपुलेशन डेंसिटी किस में ज़्यादा है, मतलब घनत्व किस में ज़्यादा होगा। तो आपको पता है दक्षिण भारत में जो आपका कर्नाटक है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। किसमें है? इसमें सबसे अधिक है। तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कर्नाटक में हमारी सीटें कितनी है? 12 है। ठीक है, तो आइए 12 लगा देते हैं। सी का 4, सी का 4 मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे एलिमिनेशन करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पर हाँ, और अगर आपको स्पीड धीमी लगती है तो इसको स्पीड को बढ़ा के देखिए, बट आप देखिए जरूर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।